हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। कोई भी डाउट्स हो? होमवर्क था कुछ? कोई भी डाउट हो किसी को होमवर्क में? सारे क्वेश्चंस हो गए? क्या बात है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। टेन which question are we done? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला क्वेश्चन करके आओगे। एज्यूमिंग के हमने ठीक है, उसी क्वेश्चन को करते हैं फिर पहले दोबारा। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले भी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। बट तब हमने किया था कि अगर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, बुक्स में वैल्यूज को चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा। अब हम लोग सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। बुक्स पहले किया था कि बुक्स में वैल्यूज चेंज नहीं कर रहे, कि अगर हमें बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज करनी है तो क्या करेंगे। तो हमें तीन पार्टनर्स की पीएसआर गिवन है, एक बैलेंस शीट गिवन है, और बोला गया कि ए रिटायर होना चाहता है, बी और सी की पीएसआर है 2:1, जेएलपी की वैल्यू है 1 लाख रुपीज और सरेंडर वैल्यू है 25,000 रुपीज। ए की रिटायरमेंट के लिए गुडविल है 1 लाख रुपीज। फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू किया गया। बी और सी, ये लाइन हमने कैंसिल की। ए को 50% पेमेंट अभी करनी है। बैंक में मिनिमम बैलेंस 25,000 रखना है और कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। राइट। चलो, अब हम लोग सेम क्वेश्चन में यूज करेंगे। आई होप सब करके आए हैं ये क्वेश्चन, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल स्टेटमेंट, एंड लास्ट में बैलेंस शीट। एक एक चीज पढ़ते हैं और सही जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कैपिटल गिवन है 50, 40 एंड 30। तो पार्टनर्स की कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। ए का 50,000, बी का 40,000 एंड सी का 30,000। उसके बाद बैंक लोन 40,000, ट्रेड पेबल्स 30,000, कोई भी चेंज नहीं है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैंक लोन है 40,000 एंड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स है 30,000। फिर आते हैं एसेट साइड। फिक्स्ड एसेट्स है 80,000 के, जिनको रीवैल्यू करके हमें पता चला कि एसेट्स की वैल्यू है 1,10,000। तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स की पहले तो वैल्यू हो जाएगी 1,10,000, और जो हमें प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स की रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है हमें 30,000। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई भी चेंज नहीं। इन्वेंट्री की वैल्यू है 50, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 30। तो मैं बैलेंस शीट में अपडेट करूंगी, इन्वेंट्री 50, ट्रेड रिसीवेबल्स 30। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू 20,000। सजेस्टेड आंसर में बताया गया, एडजस्टमेंट्स में बताया गया कि जेएलपी की वैल्यू है 25,000। अब पहले तो मुझे बैलेंस शीट देख के पता चल रहा है कि बुक्स किस बेसिस पे रिकॉर्ड की गई है, सरेंडर वैल्यू। ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर की। बट उसके बाद पॉलिसी की वैल्यू चेंज हो गई। बुक्स में एक एसेट आ रहा है 20,000 का, पर रियल में एसेट की वैल्यू है 25,000। तो 5,000 का इंक्रीमेंट है। तो पहले तो बैलेंस शीट में एसेट की नई वैल्यू लिख देंगे। एसेट की नई वैल्यू क्या है, 25,000। अब इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ 5:3:2 की रेशियो में जाएगा। 2,500, 15 एंड 1000। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस हमें गिवन है 10,000, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम कैपिटल, मिनिमम बैंक बैलेंस और कैपिटल प्रोपोर्शनेट के बारे में बताया गया, तो मुझे वर्किंग नोट में बनाना पड़ा। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास 10,000। उसके बाद अब आते हैं एक एक एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारे पास आई
गुडविल की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। अब गुडविल को तो बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं होता, तो क्या करेंगे? गुडविल आप सबने बुक्स में रेस की है? सारे स्टूडेंट, किस किसने जब आंसर घर पे सॉल्व किया तो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई है? क्वेश्चन ने बोला इसलिए वन आपने नहीं आई। इनका मतलब, यार चाहे ये लिख रहे हैं गुडविल वाज रेज्ड फॉर 1 लाख रुपीज, उसका मतलब है उसकी ये वैल्यू है। तो मतलब डिस्क्लोज करना बुक्स में और रेज करना अलग बात है। ठीक है। तो लाइन जो लिखी गई है कि गुडविल को रेज किया गया 1 लाख रुपीज से, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, वो क्लियरली ये बात बताएंगे इट इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट। जैसे अगर आप पुराने क्वेश्चन चेक करोगे उसमें ये लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करनी है। तो अब मैं सबसे पहले गुडविल को रेज करूंगी इन द रेशियो 5:3:2। तो बन जाएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करेंगे जब, तो डेबिट करेंगे हम सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज बी एंड सी 2:1 की रेशियो में। अब लास्ट पॉइंट बचा है, ए की 50% पेमेंट कर दो और बैलेंस कितना बचना चाहिए? 25,000। तो बैंक में कैरी डाउन बैलेंस आ गया 25,000। बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस आ गया 25,000। कुछ ए का लोन है जो कि अभी नहीं पता, बी और सी की कैपिटल है वो भी नहीं पता, बट मुझे पता है एसेट की टोटल क्या बनेगी। तो लाइबिलिटीज का टोटल भी बनेगा 2,40,000। ठीक है। अब बाकी कुछ देखते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पे राइट बनेगा तीनों पार्टनर्स का, एबीसी का। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का अमाउंट आ जाएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। अब सबसे पहले हम लिखेंगे करंट बैलेंस है कितना। तो करंट बैलेंस आ रहा है 1,17,500। आगे 1,38 ओके। एंड दूसरे केस में 3,667। अब उन्होंने बोला ए की 50% पेमेंट कर दो, तो बैंक से 50% अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा। एंड बाकी ए का अमाउंट किस में कन्वर्ट कर दो? लोन में। तो बैलेंस शीट में ए का अमाउंट कितना आ जाएगा? ठीक है। देखो बच्चे, जो सजेस्टेड आंसर है उसमें भी ए का लोन कितना आ रहा है? देखो मेथड कौन सा यूज हो रहा है, सब ध्यान से सुनो ये बात। मेथड कौन सा यूज हो रहा है उसका बैलेंस शीट के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर किस पर्सन से कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं, वो आंसर तो इन एनी केस सेम आना चाहिए। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है, मान लो मैं हिसाब कर रही हूँ मृत्युंजय से, 10 तरीके हैं हमारा हिसाब करने के, बट अल्टीमेटली मैंने मृत्युंजय से अगर 10,000 लेने हैं, जिस भी तरीके से मैं हिसाब करूं, नेट कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए कि मैंने से 10,000 ली। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आप ये एज्यूम करो कि बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज नहीं करनी, तब भी ए का लोन कितना आ रहा है 5,8750। और अगर हमने ये एज्यूम किया कि नहीं वैल्यूज चेंज करनी है, तब भी उससे ए के राइट के ऊपर थोड़ी फर्क पड़ेगा, उसे तो पहले भी जितने पैसे मिले थे अभी भी उतने ही मिलेंगे। तो ये अमाउंट आपका इन एनी केस मैच करे। आई होप सबको क्लियर हुई है ये चीज। ए का लोन आ गया 5,8750, तो अब हमारे पास कैपिटल निकल आएगी कि बी और सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2:1 की रेशियो में। इसे 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे 7:4। यही हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस बन जाएंगे या रिक्वायर्ड बैलेंसेस बन जाएंगे। 70,167 एंड 37
अब अगर मुझे चेक करना है कि कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे, तो राइट नाउ बी का बैलेंस है 13833। वो चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है 74167, तो उसे और कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे? 60334। सिमिलरली सी को कितनी अमाउंट लेके आनी पड़ेगी? 6। बैंक में बी लेके आ रहा है 60334, सी लेके आ रहा है 1341 से। आप अपना बैंक चेक करोगे वो मैच कर, वो राउंडिंग ऑफ एरर। समझ आया ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जॉइंट लैब पॉलिसी के कुछ और क्वेश्चंस कर लें, फिर भी हमने 7 और 8 क्वेश्चन स्किप किया है, वो आज वाली क्लास के एंड में करें। बच्चे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एडमिशन चैप्टर तक की सारी चीजें 12th की नॉलेज से ही सॉल्व हो जाती हैं। रिटायरमेंट चैप्टर के आपको हर एक क्वेश्चन में नया पॉइंट दिख रहा है, तो सब लोग प्लीज ध्यान से करो। 10th क्वेश्चन में हमें एक एलएलपी के बैलेंस शीट गिवन है और पीएसआर है 3:2:1। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपने बनाना क्या कुछ है, रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बैंक अकाउंट। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स में बताया गया गुडविल की वैल्यू निकालनी है, 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट लेना है, गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी है, प्रोविजन बनानी है डाउटफुल डेट्स के लिए 5%, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है और स्टॉक को रीवैल्यू करना है 71,000 पे, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है। आरव और नीरव दोनों एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे, एंड जो भी पूरव का बैलेंस है उसे टोटल अमाउंट हम पे कर देंगे। आप सब लोग घर पे कर सकते हो क्वेश्चन? कोई भी नहीं है जिसमें नहीं है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी नहीं है, तो नोट डाउन कर लो प्लीज। आंचल ग्रुप में मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 3 पार्टनर्स है, पीएसआर है 1:1:2। उसके बाद हमें एंड में बोला गया जर्नल एंट्रीज करनी है। जिस चैप्टर में हमने अभी तक कोई भी जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो जर्नल ये हम क्लास में ही करेंगे। और हमें बैलेंस शीट बनानी है। गुडविल को रीवैल्यू किया गया है 120 पे, बट वो बुक्स में नहीं आनी चाहिए। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, प्लांट को डेप्रिशिएट। इन्वेस्टमेंट सत्यम ने ले ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। प्रोविजन बनानी है हमें 5% की। कहते हैं नई फर्म में टोटल कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख रुपीज की। ऐसा पॉइंट आपने 12th में किया होगा। जब आपको ये भी बताया जाए कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड क्या है, तो कहते हैं मिनिमम कैपिटल हमें चाहिए 3 लाख की, जो कि सत्यम और सुंदरम दोनों ही पीएसआर में कंट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 2:3। जो भी रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट बचेगी वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। अब क्वेश्चन में उन्होंने अगर अकाउंट्स पूछे थे थोड़ा सा आसान होता, बट उन्होंने हमें जर्नल एंट्रीज पूछी है। अब हम कोशिश करेंगे बिना रिवेल्युएशन अकाउंट के, कि पेपर में हमने टाइम सेव करना है, हम डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे कर ही लिए। प्लीज मेक श्योर सब लोग सजेस्टेड आंसर में बिल्कुल सेंटर में लिखें पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, जब भी आप पेपर में और टेस्ट में करोगे। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रही हूं मैं। द बुक्स ऑफ मेजर्स ग्रेट स्टेशनर्स, जर्नल डेट, particulars, ledger folio, debit column, and credit column. So around 2 pages we will require for journal entries. And उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटीज को, राइट साइड रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स को।
वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट के तो बिना ही हम काम करने की कोशिश करेंगे, बट वी विल हैव टू मेक स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम क्या बताया गया हमें पार्टनर्स को? शिवम। ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ आईसीआई की बुक में। आईसीआई की बुक में ये नया क्वेश्चन आया है। अगर आप पुराना सिलेबस देखोगे उसमें सिर्फ था अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब अकाउंट्स ऑफ एलएलपी भी आ गया। तो हमारे पास लॉ में भी हम एलएलपी एक्ट भी पढ़ेंगे, एंड अदरवाइज अकाउंट्स में भी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के अकाउंट सेम तरीके से बनते हैं। एक हम वर्किंग नोट बनाएंगे बैंक अकाउंट का। वी आर ट्राइंग टू स्किप द रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम उसके बिना ही कर। हाँ जी, सबसे पहले हमें ओरिजिनल कैपिटल गिवन है 195, 148 एंड 1,12,000। इसे रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल स्टेटमेंट में। जनरल रिजर्व गिवन है 80,000। जनरल रिजर्व के ऊपर राइट बनता है ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में। तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1:2, 20,000, 20,000 एंड 40,000। हमें इस चीज की जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी क्योंकि 12th में स्पेशली जर्नल एंट्री मांगी गई है। जनरल रिजर्व डेबिट टू सत्यम्स कैपिटल अकाउंट, और टू सत्यम नहीं लिखना है पेपर में, टू सत्यम्स कैपिटल अकाउंट ही लिखना है। टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट, टू सुंदराम्स कैपिटल अकाउंट। being distribution of being appropriation of profit for distribution of general reserve made। जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे 80,000 से, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट, लोन लिया हुआ है सत्यम से, तो सत्यम तो रिटायर नहीं हो रहा है, तो लोन को अभी भी बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे, उन्होंने हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया। हाँ जी। थर्ड एडजस्टमेंट में हमें बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सत्यम ने ले ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। तो सत्यम का लोन, हमारे पास एक लाइबिलिटी है 94,000 की, और हमारे पास एक एसेट है 85,000 का। हमने एक लाइबिलिटी खत्म कर दी एक एसेट के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बुक्स में एसेट की वैल्यू कम आ रही है, उसे वो ज्यादा अमाउंट में ले रहा है, ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को इस चीज के लिए क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी, 95,000, 94,000 माइनस 89,000, 85, सॉरी 9,000 आया था। ठीक है। अभी बाकी वेट करते हैं, जितने भी और एप्रिसिएशन वगैरह हो रहे हैं सब कुछ एक ही जर्नल एंट्री के साथ करें। तो मैं अभी इस एंट्री को क्लोज नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इसे डेबिट किया है क्योंकि उन्होंने मुझे बोला जर्नल एंट्रीज करो, तो देखते हैं रिवैल्यूएशन में किस किस चीज का इम्पैक्ट है। एंड ये वाली एंट्री मेरी तरफ से अभी पेंडिंग है। ठीक है। क्रेडिटर्स के बारे में कोई चेंज नहीं है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स की वैल्यू 75,000। पेपर में टाइम सेव करने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि हम ऐसे करेंगे, अभी आपको उसका लॉजिक समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग की वैल्यू है 250, और उन्होंने क्वेश्चन में बोला बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से।
तो 250 का 20%, 50,000। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो बैलेंस शीट में तो बिल्ड कर रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, साथ ही बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज कर देंगे। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई जी? 15,000। नेक्स्ट, प्लांट की वैल्यू है 160 और प्लांट को डेप्रिशिएट करना है, इसके लिए हम सेपरेट एंट्री करेंगे, तो आई एम मार्किंग दिस कि ये भी अभी पेंडिंग है। देन इन्वेस्टमेंट्स, इसे तो एक पर्सन टेक ओवर ही कर रहा है, इसकी भी जल एंट्री अभी मैंने करनी है। स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 45280 और स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में नोट डाउन करेंगे कि स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 45280। उसके बाद डेटर्स गिवन है 68,000 के एंड डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज करनी है, प्रोविजन बनानी है, तो दिस इज ऑल्सो पेंडिंग। बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 95720, तो बैंक का ब्रॉड डाउन हमने वर्किंग नोट 720। इतनी बात सबको समझ आई? जब वो हमसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज डिमांड करेंगे, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट स्किप कर रहे हैं, तो मैंने पहली एंट्री एप्रिसिएशन की, जहां जहां प्रॉफिट हो रहा है उस चीज की शुरू की। जो जो चीजें में लॉस हो रहा था वो मैंने टिक मार्क कर दी, वो हमारी तरफ से भी पेंडिंग है। ठीक है, चलो। अब प्रॉफिट तो पता चल गया, दो ही चीजों से हो रहा है, इसे ट्रांसफर कर दे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 59,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जो भी लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को रिकॉर्ड कर ले। लॉसेस के लिए क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एक तो प्लांट की वैल्यू में डिक्रीज है और एक प्रोविजन बनानी है डाउटफुल डेट्स की। प्लांट तो उन्होंने बोला कि आप डिक्रीज करो 10% से, तो 160 का प्लांट डिक्रीज कर दिया 10% से 16,000। एंड प्रोविजन बनानी है मुझे 5%, 68,000 पे 5% की प्रोविजन बना दी। नहीं अमाउंट आएगा? 3400। अच्छा, वो तो फाइनल अमाउंट, सॉरी। सो टोटल लॉस हो गया 19,400 का। बैलेंस शीट में वैल्यूज अपडेट कर दे, बैलेंस शीट में डेटर्स रह जाएंगे 64600 और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी 1,44,000। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन में देखते हैं, प्रॉफिट था 59, लॉस है 19,000, तो नेट हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या एंट्री करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू सत्यम्स कैपिटल अकाउंट, टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट, टू सुंदरा। हमें नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? नेट प्रॉफिट, इसे डिवाइड कर देंगे 1:1:2 की रेशियो में। 7 के साथ ही से अपडेट करेंगे कैपिटल स्टेटमेंट में। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सत्यम को 9,900, शिवम को भी एंड सुंदरम को 19,008। ठीक है, कोई भी गलती ना लगे, अपने पास बैलेंस शीट में चेक कर लेंगे। प्लांट का काम भी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स का काम भी हो गया, अब सिर्फ एक चीज पेंडिंग है, मैंने लोन को कैंसिल करना है इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो लाइबिलिटी खत्म करनी है, तो लोन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, लोन फ्रॉम पार्टनर टू, एसेट खत्म करना है तो एसेट को करेंगे क्रेडिट। 95 का था ना? 95,000 का लोन हमारा खत्म हो गया और एक एसेट भी खत्म हो गया। 94 हो गया, सबको समझ आ गया जी? पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट की सारी चीजें सही जगह पहुंच गई। अब देखते हैं एक एक एडजस्टमेंट को।
सबसे पहले गुडविल की वैल्यू है 1,20,000 और वो बैलेंस शीट में नहीं आनी चाहिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में, एंड क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। सो मैं डेबिट कर रही हूँ सत्यम एंड सुंदरम को, क्योंकि वही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। क्रेडिट कर रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम तीनों को। गुडविल उन्होंने हमें कैलकुलेट करके बता दी 1,20,000 की, एंड न्यू रेशियो है 2:3। तो 1,20,000 को पहले तो डेबिट करेंगे 2:3 में, एंड और क्रेडिट करेंगे 1:1:2 में। साथ के साथ इसका इम्पैक्ट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल में। डेबिट किया हमने सत्यम और सुंदरम को 48 एंड 72 से। क्रेडिट किया 30, 60। बिल्डिंग डन, प्लांट डन, इन्वेस्टमेंट्स डन, डेटर्स डन। अब क्वेश्चन में एंड में बताया गया 3 लाख रुपीस की कैपिटल रखो और पीएसआर होनी चाहिए 2:3। तो मैं बैलेंस शीट में सीधा अपडेट कर दूं। अब बैलेंस शीट में तीन चीजें पेंडिंग है, सत्यम एंड सुंदरम की कैपिटल और शिवम का लोन, जिसमें से इनकी कैपिटल है 3 लाख रुपीस। इसे डिवाइड करेंगे 2:3 की रेशियो में, तो हमारे पास अमाउंट कितना बचना चाहिए? 1 लाख, 120 आ रहा है, 120 एंड 180। तो स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में मुझे एंड में कैरी डाउन क्या चाहिए? 1,20,000 एंड 1,80,000। डन। अब फाइनली क्वेश्चन खत्म करते हैं। सबसे पहले सत्यम का बैलेंस, सिर्फ इन एंट्रीज का इम्पैक्ट बताओ। सत्यम का बैलेंस आ कितना रहा है? एक कोई और भी चेक कर लो। बहुत डिफरेंस आ रहा है। 2,06,900। तो इसका मतलब कि सत्यम विड्रॉ करेगा। उसकी कैपिटल है 2 लाख के आसपास, पर चाहिए सिर्फ कितनी? 120। तो कितना अमाउंट वो विड्रॉ करेगा? सुंदरम का देखो। 159, एंड उसकी कैपिटल चाहिए 180। तो ये बॉट इन करेगा, कैपिटल लेके आएगा कितना? 20,000। तो बैंक में एक पार्टनर पैसे लेके जा रहा है और एक विड्रॉ कर रहा है, एक इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक विड्रॉ। और जो शिवम का अमाउंट है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट। 2079। किसकी याद से जर्नल एंट्री पास करेंगे? शिवम कैपिटल डेबिट। अब उसका कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, टू शिवम लोन अकाउंट। रिपीट करना अमाउंट। 207,900। 2,07,900। बैलेंस शीट में आ जाएगा कि पर्सन की कैपिटल है 207,900। 10th बैलेंस चेक करेंगे और एंड में बैलेंस शीट में आ जाएंगे। 29020।
बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस आ जाएगा। चेक करते हैं। समझ आया सब? सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। मुझे सिर्फ फोर्थ पॉइंट का इम्पैक्ट बताओ, ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? नेक्स्ट पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट पे क्रेडिट बैलेंसेस हैं कुछ क्रेडिटर्स के, वो हमने राइट बैक कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए क्रेडिटर्स, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन। वैसे ही उन्होंने एक पॉइंट बताया कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की गई, उनको सेल करके हमें ये अमाउंट रिसीव हो गई, तो जो भी अमाउंट रिसीव हुई है सारा ही प्रॉफिट बन गया। एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक में पैसे आ जाएंगे, सॉरी बैंक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स हम पहले से एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं सिमिलर। 12th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाले सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। ध्यान से देखो भी सब लोग। 31 मार्च को हमें बैलेंस शीट गिवन है राम, राहुल और रोहित की। 31 मार्च को राम ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होना चाहता है, एंड बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जा रहा है। हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब कुछ बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझते हैं हर। इधर प्लीज सब लोग यहाँ देखो। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है, मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज है, प्रोविजन है बैड डेट्स के लिए, कुछ क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना है। बैलेंस शीट देख के बताओ कौन से मेथड से जेएलपी को रिकॉर्ड किया जा रहा है? एक्सपेंस की तरह, क्योंकि बैलेंस शीट में जेएलपी आई नहीं रही है। इसका मतलब कि जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की पेमेंट की होगी वो सारा एक्सपेंस कहाँ जा रहा होगा? पीएनएल में जा रहा होगा। कहते हैं हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया और हमें 60,000 रुपीज मिल गए। जब आपने बुक्स में एसेट की वैल्यू आ रही है 0, रियलिटी में एसेट की वैल्यू कितनी है? 60,000, तो सारे 60,000 क्या हो गया? प्रॉफिट या इनकम हो गई। एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेश। वैसे तो जेएलपी कोई स्पेशल एसेट है ही नहीं। सब ध्यान से सुनो, प्लीज सब ध्यान से सुनो। जिन भी बच्चों को जेएलपी में डाउट आता है, मैं तीनों मेथड से ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अगर अलग अलग तरीके से जेएलपी का क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं? राइट नाउ बुक्स में जेएलपी कितनी आ रही है? 0। एडजस्टमेंट में बोला जा रहा है कि हमने ये एसेट सेल कर दिया और हमें इसके बदले में 60,000 मिल गए। तो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये भी एक तरह से एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ही है। हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी पर रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी। तो जो भी पैसे हैं वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो बैंक, जब हमने उसे सेल कर दिया बैंक में पैसे आ गए, पहला इम्पैक्ट। सेकंड प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। बस जेएलपी को वो बोलते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाना, इसलिए हम लोगों ने रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी कहाँ जाना होता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। हमने डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दी। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि जेएलपी की वैल्यू है 60,000,
हमने इस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया और हमें पैसे मिल गए 60,000। तो यहां पर पॉलिसी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही है? सरेंडर वैल्यू पे। बुक्स में एसेट की वैल्यू आ रही है 60,000, हमने सेल भी कितने का कर दिया? 60,000। तो इम्पैक्ट क्या होता? बैंक में 60,000 आ जाते और बैलेंस शीट में एसेट खत्म हो जाता। पहले एसेट आ रहा था, अब एसेट आना ही नहीं था। राइट है ना? मान लो यहां पर लिखा होता कि एसेट की वैल्यू है 40,000, पर जब हम सरेंडर करने गए तब तक वैल्यू बढ़ गई और एसेट सेल कितने का हुआ? 60,000। तो अब भी बैंक में तो कितने पैसे आएंगे? 60,000। एसेट 40 का लिखा हुआ था, रियलिटी में 60 का सेल हुआ है, तो 20 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। जो 20 का प्रॉफिट है वो कहां पर चला जाता? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और बैलेंस शीट में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 1 लाख की और एक प्रोविजन बना रखी है हमने 40,000 की। इसका मतलब कि जेएलपी को रिकॉर्ड किया गया है मेच्योरिटी वैल्यू पे। तो 1 लाख का एसेट है, 40,000 की प्रोविजन है, तो नेट मेरी बुक्स में एसेट कितने का आ रहा है? 60 का। सेल भी हो गया 60 का, तो बैंक में 60,000 रुपीज आ जाएंगे। एसेट खत्म 1 लाख का, प्रोविजन भी खत्म 40,000 की। राइट? मान लो प्रोविजन होती 50,000, तो बुक्स में नेट एसेट कितने का आ रहा है? पर सेल कितने का हो गया? 60 का, तो बैंक में तो आएंगे 60। 10 का जो प्रॉफिट हो गया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में चला जाना है। 1 लाख का एसेट भी खत्म और 50,000 की प्रोविजन भी खत्म। मतलब कि जिस बच्चे ने ये क्लास अटेंड नहीं भी की बाई चांस, या जिनको डर लगता है जीएलपी टॉपिक से, अगर सिर्फ जीएलपी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए तब तो मुझे उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। अगर पार्टनरशिप में इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रीट इट लाइक फर्नीचर, ट्रीट इट लाइक डेटर्स, इसे सिंपल एसेट की तरह ही ट्रीट करना है। बस सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि आईसीआई ये चाहता है कि इसका प्रॉफिट या लॉस तुम रीवैल्यूएशन में मत लेके जाओ, डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपने इसे एक सिंपल एसेट की तरह ट्रीट करना है। हम आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इसका नाम ही हम डेटर्स रखेंगे और उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, कहते हैं फर्म की गुडविल की वैल्यू है 180। राम का जो शेयर है, इट इज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स राहुल एंड रोहित में, और उनके फ्यूचर में पीएसआर है इक्वल। बुक्स में गुडविल नहीं आनी चाहिए। टोटल कैपिटल जो है कहते हैं वो सेम रहनी चाहिए जितनी पहले थी। इंडिविजुअल कैपिटल जो है वो पीएसआर में रहनी चाहिए। मतलब ये तो अब एडजस्टमेंट तो सब में ही बोल देते हैं, तो लगता है इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। मिनिमम कैपिटल और कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना। जो भी राम की पेमेंट करनी है 50% पेमेंट अभी करेंगे और बाकी का 50% हम कन्वर्ट करेंगे लोन। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट। और लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड ऑल द लाइबिलिटीज एंड राइट साइड ऑल द एसेट्स। अब एक एक आइटम को रीड करेंगे और सही जगह पे रिकॉर्ड करते रहेंगे। सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएंगे 3, 2, 1। राम राहुल एंड रोहित। नेक्स्ट, क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है 2 लाख। उन्होंने हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट में बताया कि 10,000 के क्रेडिटर्स राइट ऑफ करने हैं, मतलब 10,000 के क्रेडिटर्स मुझे कैंसिल करने हैं। तो बैलेंस शीट में मेरे पास सब क्रेडिटर्स रह जाएंगे
1,90,000 पे, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। आते हैं एसेट साइड। लैंड की वैल्यू है 2 लाख। लैंड एप्रिशिएट कर गई है 30% से, तो रीवैल्यूएशन में लैंड की वैल्यू आ जाएगी 60,000। और बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2,60,000। नेक्स्ट, मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख, मशीनरी डेप्रीशिएट कर रही है 20% से, तो बैलेंस शीट में 2 लाख में 20% डेप्रीशिएट कर देंगे, 2 लाख -40,000। बैलेंस शीट में वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। एंड रीवैल्यूएशन में लॉस लिखेंगे, मशीनरी का लॉस है 40,000। स्टॉक की वैल्यू गिवन है हमें बैलेंस शीट में 1 लाख, और एडजस्टमेंट में बताया गया कि उसकी वैल्यू कितनी है 80,000। तो फिर से 20,000 का लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, लॉस हो गया हमें 20,000 का, एंड बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 80,000। नेक्स्ट, प्रोविजन बनानी है हमें 5% की। 2 लाख के डेटर्स हैं, 2 लाख पे 5% की प्रोविजन बनेगी, तो 10%, 10,000 की प्रोविजन बन गई। बैलेंस शीट में मेरे पास डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी 1,90,000। एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस बुक करेंगे डेबिट साइड, हमें लॉस हो गया 10%। कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है 1 लाख रुपीज। जो कैश और बैंक का बैलेंस है बैंक अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे 1 लाख। क्वेश्चन के 3 स्टेप्स होते हैं, ये पहला स्टेप था बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को सही जगह लिखना, दिस इज डन। इसके साथ ही पहली 5 एडजस्टमेंट्स भी साथ ही कवर हो गई। उसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया और 60,000 रुपीज मिल गए, तो डबल इम्पैक्ट दिखाएंगे। सबसे पहले पैसे मिले हैं तो बैंक में डेबिट कर देंगे, बैंक में कितने पैसे आ गए 60,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट से 60,000 रुपीज मिल गए, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है इन देयर कैपिटल, कहते हैं जो उनकी कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो बनती है 3:1। तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। आगे चलू मैं। नेक्स्ट, गुडविल की वैल्यू है 1,80,000। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, 3:1 के रेशियो में करेंगे, तो ये बन जाएगा 1960 बनेगा। एंड रिटायर हो रहा है राम, राम ही हो रहा है ना, राहुल और रोहित की रेशियो है इक्वल। गुडविल का इम्पैक्ट भी डन है। टोटल कैपिटल कहते सेम ही रहनी चाहिए, पहले टोटल कैपिटल कितनी थी 3:1, 6 लाख, तो अभी भी 6 लाख ही रहनी चाहिए। न्यू पीएसआर में रहनी चाहिए, न्यू पीएसआर क्या है उनकी इक्वल, तो इसका मतलब कि मुझे कैरी डाउन चाहिए 3 लाख 3 लाख। तो अगर बैलेंस शीट में भी अपडेट करें, राहुल की कैपिटल आनी चाहिए 3 लाख, और रोहित की भी कैपिटल आनी चाहिए 3 लाख। अब बस राम का लोन कैलकुलेट करना रह गया और बैंक का बैलेंस। ये होता है हमारा सेकेंड स्टेप। सारी एडजस्टमेंट्स को भी सही जगह पे रिकॉर्ड कर दिया, बिल्कुल सीक्वेंस में चलते रहो। लास्ट पॉइंट, क्लोज करते हैं क्वेश्चन को। थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप पे सबसे पहले देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में नो प्रॉफिट नो लॉस। 670 का ही डेबिट है, 70 का ही क्रेडिट है, तो कोई प्रॉफिट भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। रीवैल्यूएशन के बाद आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल स्टेटमेंट पे। तो जो राम का अमाउंट है 4,20,000, इसमें से इसे पे कितना कर देंगे अभी हम? 2,10,000। और लोन में कितना कन्वर्ट कर देंगे? 2,10,000। एंड इसका इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में और बैंक अकाउंट में। राम को पेमेंट कर दी तो क्रेडिट साइड आ गया 2,10,000, और जो लोन है वो बैलेंस शीट में आ गया 2,10,000। लास्ट में हम देखते हैं राहुल एंड रोहित का। ये लेके आएगा 1,10,000। सेकेंड पर्सन लेके आएगा शायद 2,50,000। तो राहुल इंट्रोड्यूस करेगा 1,10,000 एंड रोहित इंट्रोड्यूस करेगा 2,50,000। कैरी डाउन बचेगा 3,10,000। सबको क्लियर है? आसान था क्वेश्चन। तो बिल्कुल बनाए होते हैं जीएल की। खत्म हो जाती है ना प्रॉफिट या लॉस के साथ। पीवाईक्यू ना सारे क्वेश्चंस में आपको जीएलपी दिखेगा। पीवाईक्यू 1 सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन। मैम। हाँ जी। मैम एडमिशन के 2 क्वेश्चंस में डाउट था। क्या चीज? एडमिशन के 2 क्वेश्चंस में डाउट था, मतलब गुडविल नहीं पता लग रही। इसके बाद, के बाद ओके।
मैं करूँ सॉल्व बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन। हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने जेएलपी का लॉस रीवैल्यूएशन में डाल दिया होगा, इग्नोर दैट। बाकी सब कुछ एंड में मैच कर जाए। इन्होंने इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएट जो जेएलपी का लॉस है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, उसे इग्नोर करो, एंड में हमारा आंसर उसके बिना भी मैच करेगा। लास्ट 2 मिनट्स, उसके बाद मैं सॉल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, प्लीज ध्यान से सब इधर देखेंगे आप। देखो, अब जब तुमने क्वेश्चंस घर पे करने हैं, ऑब्वियसली टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, रफ में करो। मैंने सिंपल सा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स की कैपिटल स्टेटमेंट बनाए। अभी तक मैंने क्या किया है, ओपनिंग बैलेंसेस नोट डाउन कर लिए, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिर्फ एक ही लाइबिलिटी बची थी, क्रेडिटर्स, वो यहाँ पर आ गए। बिल्डिंग और जो भी एसेट्स उन्होंने हमें बोला था रिवैल्यू करने को, मैंने सारी नई वैल्यूज लिख दी। जेएलपी की वैल्यू उन्होंने बोला कि बुक्स में 150 अपडेट करो, तो मैंने 150 अपडेट कर दी। जो भी एसेट्स की रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस था, उसे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो जेएलपी का लॉस है, उसे ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। कौन सा पूछ रहे हो तुम मुझे? यहाँ पे 347 आएगा। ठीक है, तो मैंने बैलेंस शीट को अपडेट कर दिया है, एडजस्टमेंट्स को अपडेट कर दिया। मैं स्पेशली ये वाली एडजस्टमेंट रिपीट कर रही हूँ। ऐसा पहला क्वेश्चन आया कि उन्होंने बोला जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू कम हो गई है। कम कितनी हो गई है? 10,000 से। तो मैंने क्या किया, लॉस को ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, और बैलेंस शीट में वैल्यू लिख दी 150। आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। कहते गुडविल आपने निकालनी है, 3 इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 4 साल का। तो ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट है, कौन सी एवरेज ली आपने? सिंपल एवरेज, क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं बन रहा। पहले प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, क्योंकि कोई भी ट्रेंड नहीं है, तो मुझे सिंपल एवरेज लेनी पड़ेगी। एवरेज आएगी आपके पास 1,20,000। तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 360। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, 3:2:1। तो गुडविल क्रेडिट करेंगे 180। उसके बाद गुडविल को डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। बी रिटायर हो रहा है, और ए और सी की रेशियो हमें बताई गई है? नहीं, ए और सी की कोई रेशियो नहीं बताई, तो जो ओल्ड रेशियो थी 3:1 सेम रेशियो रखेंगे। 180 को डिवाइड करेंगे 3:1 में। 270। दोबारा बोलो। 2,70,000। यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला कि बी की जो भी अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में। तो अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड में। आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा 1,60,000। इन्होंने कितना दिया है? 60। अच्छा ठीक है, 4,72,000। 472 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो हमारे पास अमाउंट आएगा कितना? वर्ड्स में आ रहा है। हाँ बोलो। 236 मैंने कर दिया ना, ए का, बी का। 157,377,866। अब ए और सी की जो भी कैपिटल आएगी वो हम बैलेंस शीट में अपडेट करेंगे, और बी का जो भी अमाउंट होगा वो लो। आई होप सबका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला टॉपिक समझ आया? टॉपिक तो नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन दिए ना होमवर्क में। ठीक है, 2 क्वेश्चन स्टडी मटीरियल के और प्रीवियस ईयर का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड और थर्ड, प्रीवियस ईयर का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, और स्टडी मटीरियल के 2 क्वेश्चन और होमवर्क में दिए हैं। अब आ जाओ स्टडी मटीरियल का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन, पेपर से पहले जरूर करके जाना। प्लीज सब लोग अपनी बुक्स में मार्क करेंगे, सब लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। आईसीआई को बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछना। देखते हैं कैसे करने हैं। कहते तीन पार्टनर्स है, रेड व्हाइट एंड ब्लैक। पीएसआर है 5:3:2। इन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी 2018 में। पॉलिसी थी 50,000 की और प्रीमियम था 3,000 रुपीज। हर साल 10 जून को ये प्रीमियम पे करना था। हमें सरेंडर वैल्यू गिवन है, ध्यान से डेट देखनी है। सरेंडर वैल्यू हमें कब की गिवन है? 31 दिसंबर। तो अगर कहते पहले साल या 31 दिसंबर को, मतलब कि अराउंड 6 मंथ्स के बाद आप सरेंडर करने आते तो आपको कितनी अमाउंट मिलती? सेकेंड ईयर आते तो 900 रुपीज, थर्ड ईयर आते तो 2,000 रुपीज एंड फोर्थ ईयर आते तो 3,600। ब्लैक की रिटायरमेंट हो गई है 15 अप्रैल 2022। हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ये एज्यूम करते हुए कि कंपनी जो है, जो फर्म है, वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही। तो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, इसका मतलब जो भी मैंने पेमेंट की है वो क्या ट्रीट किया जा रहा है? एज अ एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां पर जाएगा? पीएनएल। तो देखो, सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम जब पे करेंगे, तो जब फर्स्ट ईयर पे करेंगे पहली एंट्री तो क्या बन जाएगी? जीएलपी टू बैंक। क्योंकि हम इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ईयर एंड में सारा अमाउंट कहां पर चला जाएगा? बाय पीएनएल। डेट ध्यान से देखो। पेमेंट उन्होंने हमें बोला, पॉलिसी हमने ली है 10 जून को, तो पेमेंट की डेट हमेशा क्या रख रहे हैं? 10 जून। और सारे एक्सपेंसेस पीएनएल में कब जाते हैं? ईयर एंड पे। तो 31 दिसंबर को सारे एक्सपेंसेस हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए। अगर हमें साथ में पीएनएल अकाउंट भी बोला गया तो जो भी प्रीमियम है वो पीएनएल में डेबिट हो रहा है इन ऑल द ईयर्स। जब पर्सन रिटायर हो गया, हमने पॉलिसी सरेंडर कर दी, जो भी अमाउंट थी वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? अब इनकम। इनकम उन्होंने हमें बनाई 3,600 रुपीज, इसे ट्रांसफर कर देंगे हम डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो। समझ आई? मुझे पैसे मिले तो मैंने क्या एंट्री की? बैंक टू जेएलपी। ये हमारे पास पैसे आ गए, इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। कोई कंफ्यूजन? पक्का सबको क्लियर है ना? गिवन होगी क्वेश्चन इसमें? ये देखो गिवन है। गिवन है, हाँ गिवन होगी, हमेशा गिवन होगी। ये 2021 की है। हाँ मैं वो वही मेंशन बोल रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से देखो, सब स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। एक स्टूडेंट का डाउट है कि मैम हमें 2021 की वैल्यू गिवन है एंड पर्सन की रिटायरमेंट हो रही है 15 अप्रैल 2022 को। अब देखो, अगली बार प्रीमियम पे कब होना था? जो 10 जून 2022। तो जो वैल्यू चेंज होनी थी वो इसके बाद चेंज होनी थी, उसकी उससे पहले ही डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई, तो इस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम क्वेश्चन मैं डेथ टॉपिक में भी करवाऊंगी। डेथ क्वेश्चन में पहला लेजर बिल्कुल सेम बनेगा, हर साल पे तो 3,000 ही की है, तो पीएनएल में एक्सपेंस भी कितना जाएगा? 3,000। पर इस अकाउंट में चेंज आ जाएगा। अगर डेथ होती तो अमाउंट 3,600 की जगह कितनी आ रही होती? ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता। आकाश भी समझ आया? नहीं समझ आया? पिछली क्लास तुमने नहीं लगाई हुई, इसलिए नहीं आया। देखो नेक्स्ट, रेड व्हाइट एंड ब्लैक की पीएसआर है 5:3:2। 10 जून को हमेशा प्रीमियम पे करते हैं, हमें अलग अलग सालों की सरेंडर वैल्यू गिवन है। ब्लैक की रिटायरमेंट हो रही है, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट बनाना है अगर प्रीमियम पे किया जा रहा है सरेंडर वैल्यू बेसिस। ठीक है, तो ये मैं क्लास में भी करवा के दिखाती हूँ कैसे बने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने हर साल पे करना है 3,000। पहले साल के एंड पे एसेट की वैल्यू थी नील, फिर हो गई 900, देन 2000। तो 4 इयर्स हमें गिवन है और हमें 4 सालों का जेएलपी अकाउंट बनाना है। पहले साल जब मैंने पैसे दिए तो पहली एंट्री तो क्या हुई? जेएलपी टू बैंक 3,000 रुपीज। जेएलपी अब हमारे लिए एक एसेट है, एसेट को मेंटेन कर रहे हैं सरेंडर वैल्यू पे। हम कह रहे हैं कि ईयर एंड पे एसेट की वैल्यू कितनी है? 0। उन्होंने हमें खुद ही बताया पहले साल के एंड पे एसेट की वैल्यू कितनी है? 0। तो जो मैंने पैसे दिए हैं सारा ही हमारे लिए क्या हो गया?
एक्सपेंस, ऐसा ही हुआ ना ईयर वन में। अब आते हैं ईयर टू पे। सेकेंड ईयर मैंने फिर से कंपनी को कितने पैसे दे दिए, 3000 रुपीज। सेकेंड ईयर के एंड में हम क्या कह रहे हैं, एसेट की वैल्यू कितनी है, 900। तो मैंने दिए तो 3000, पर उसमें से एसेट है 900 का, तो पीएनएल में एक्सपेंस कितना जाएगा, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकली। थर्ड ईयर ब्रॉड डाउन, पहले से ही एसेट कितने का पड़ा है मेरे पास, 900 का। मैंने फिर से बैंक से पेमेंट कर दी 3000 की। थर्ड ईयर के एंड पे पर एसेट कितने का है, 2000 का, तो पीएनएल में एक्सपेंस कितना चला जाएगा, 1900। ठीक है ना। फोर्थ ईयर मेरे पास ऑलरेडी एसेट पड़ा है 2000 का, मैंने बैंक से फिर से पेमेंट कर दी 3000 की, एंड ईयर एंड में एसेट की वैल्यू मुझे पता चल रही है 3600, एंड पीएनएल में एक्सपेंस कितना चला जाएगा, राइट। अब वो मुझे अगर बोले कि हमने ईयर 5 में इस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, ऐसे ही बता रहे हैं ना कि पर्सन की रिटायरमेंट हो गई और हमने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, तो ईयर 5 में क्या होगा, ब्रॉड डाउन कितना था, और जब सरेंडर किया तो बैंक में पैसे भी कितने आए, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। सब लोग मेरे साथ एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। पेपर वाले दिन आपने ये, या टेस्ट वाले दिन ये क्वेश्चन खुद दोबारा करके देखना है। हम एक क्वेश्चन करते हैं 6th टाइम्स, तीनों मेथड से रिटायरमेंट में क्या होगा, डेथ में क्या होगा। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ वीक लग रहा है तो वहां पे अभी समझ आ जाएगा फिर। क्वेश्चन है कि एक पर्सन ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है 1 लाख की, उसका प्रीमियम है 5000, सरेंडर वैल्यू ईयर 1 की है नील, उसके बाद 800, केस 1, पर्सन रिटायर हो गया और हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एक्सपेंस की तरह। क्या, तो एक तो है जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, एक है पीएनएल अकाउंट। इस केस में क्या जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट बनेगा, नहीं, क्योंकि जब हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में एसेट तो आ ही नहीं रहा। तो इस केस में सिर्फ क्या बनेगा, प्रीमियम का अकाउंट और पीएनएल का अकाउंट। पहले साल मैंने कितनी पेमेंट की, ईयर 1 में JLP2 बैंक 5000, और ये सारा अमाउंट ही हमने ईयर एंड में कहां पर ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल। ईयर 2 में मैंने फिर से बैंक से पेमेंट की 5000, और सारा अमाउंट ही पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया 5000। ईयर 3 में मैंने फिर से पेमेंट की 5000, और जो भी अमाउंट था वो पीएनएल में एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया 5000। पहले साल भी पीएनएल में एक्सपेंस आएगा 5000 ईयर 1 में, ईयर 2 का एक्सपेंस भी आएगा 5000, एंड ईयर 3 का भी एक्सपेंस क्या आएगा, 5000। बेसिकली जॉइंट लाइफ पॉलिसी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, सारे पार्टनर्स ने मिलकर इंश्योरेंस करवाया और वो कहते हैं हम इसे एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब वो पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेंस पे करने के टाइम एक्सपेंस टू कैश, वही एंट्री की हमने, ईयर एंड पे एक्सपेंस पीएनएल में चला जाता है, उसे पीएनएल में भेज दिया। फोर्थ ईयर में एक पर्सन रिटायर हो गया, जब वो रिटायर हो गया तब हम लोग पहली बार बनाएंगे जीएलपी अकाउंट। ये सीधा कब बनेगा, ईयर 4 में। अब जब हमें पैसे मिले हमने क्या एंट्री की, बैंक टू जेएलपी, तो बैंक में कितने पैसे आ गए,
हमें फोर्थ ईयर की सरेंडर वैल्यू गिवन है 2500 रुपीज, तो फोर्थ ईयर में हमारे पास कितने पैसे आ गए? 2500, राइट। ये हमारे लिए प्रॉफिट है। चाहे तो प्रॉफिट को पहले पीएनएल में ले जाओ, फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे पहले रीवैल्यूएशन में ले जाओ फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर। ठीक है ना? केस टू, ईयर 4 में डेथ हो गई एक पार्टनर की, और हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एक्सपेंस की तरफ। अब क्या होगा? पहले 3 साल तो हम लोग सिर्फ क्या बनाएंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम अकाउंट। सिर्फ फोर्थ ईयर में हम क्या बनाएंगे? जेएलपी का। पहले साल जब हम प्रीमियम अकाउंट बनाएंगे तो पे करेंगे अपने अकाउंट से 5000 रुपीज, हम इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 5000। ईयर 2 में सेम होगा, ईयर 3 में भी सेम होगा। मैं जानबूझ के कॉमास लगा रही हूँ कि ताकि आपका इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस जाए कि चेंज कहाँ पे हो। केस चेंज करने से चेंज कहाँ पर है? चेंज कहाँ पर होगा? अगर डेथ में ये सेम क्वेश्चन आ जाता तो अब पॉलिसी में हमारे पास कितनी अमाउंट रिसीव होती हमें? यहाँ पे हमारे पास एक चेंज आ गया। पिछले केस में हम लोगों ने रिसीव किए थे 2500, अब रिसीव होते हैं हमें 1 लाख। ये डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रिच। ठीक है। नेक्स्ट केस, मान लो ईयर 4 में एक पर्सन की रिटायरमेंट हो गई और हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एट सरेंडर वैल्यू। हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन कर। तो अब क्या होगा? अब हम लोग एक तो बनाए, अब हम बनाएंगे जेएलपी अकाउंट, नॉट जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। अब हमें प्रीमियम अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब हम अपने एसेट के नाम से बनाएंगे। अब जब हम पहले साल पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी ईयर 1 की? जेएलपी टू बैन। हमने दे कितने पैसे दिए? एसेट की क्लोजिंग वैल्यू कितनी लिख रखनी है? उन्होंने बोला सरेंडर वैल्यू, कहते ये रखनी है 0। तो इसका मतलब कि सारा अमाउंट क्या हो गया हमारे लिए? पीएनएल में चला गया। तो जो भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर होगा वो पीएनएल में जाएगा। सेकेंड ईयर ब्रॉड डाउन वैल्यू तो कितनी थी? 0। फिर हमने फिर से कितना पे कर दिया? 5000। कैरी डाउन वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 800। तो पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास ईयर 3 में ब्रॉड डाउन कितना था? 800। फिर से कितना पे कर दिया? 5000। कैरी डाउन कितना रखना है? 2500। तो पीएनएल में एक्सपेंस कितना चला जाएगा? समझ आ रहा है ना सबको? एंड ईयर 4 में मेरे पास एसेट कितना पड़ा था? 2500। और बैंक से पैसे मिल भी कितने गए? कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। ठीक है? देखो, फर्स्ट मेथड में नेट पीएनएल में कितना खर्चा गया था? फर्स्ट मेथड में पीएनएल में कितना अमाउंट जा रहा था? 5000, 5000, 5000। टोटल पीएनएल में कितनी अमाउंट गई थी? 15000। उसके बाद पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना हो गया था? 2500। पहले 15000 हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया, बाद में पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना दे दिया? तो नेट पार्टनर्स को लॉस कितना हुआ था?
12,500। यही आया ना फर्स्ट मेथड में? कोई डाउट इस चीज में? सेकंड मेथड में भी देखो, पार्टनर पीएनएल में कितना अमाउंट जा रहा है, 5,000 पहले साल, दूसरे साल 4,200 ऐड करो, तीसरे साल 3,300। पहले साल पीएनएल में खर्चा गया 5,000, दूसरे साल 4,200, तीसरे साल 3,300। पीएनएल में नेट अमाउंट कितना गया है? 12,500। मेथड कोई मर्जी हो, खर्चा तो जितना है उतना ही रहेगा ना। तो पहले मेथड में पहले पीएनएल में ज्यादा अमाउंट चला गया, पर बाद में इनकम हो गई, तो नेट एक्सपेंस कितना आया? 12,500। दूसरे मेथड में भी टोटल एक्सपेंस तो कितना आएगा? 12,500। अगर मेरे से वैसे ही कॉमन सेंस से भी पूछते, देखो क्वेश्चन में गिवन है पर्सन प्रीमियम कितना पे कर रहा है? 5,000। तो 3 साल में उसने टोटल पैसे दिए कितने? 15,000। एंड में मिले कितने? तो नेट उसका लॉस कितना है? 12,500। वो तो उतना ही आना था, ठीक है ना। इसी चीज को अब करते हैं केस 4। ईयर 4 में पर्सन की डेथ हो गई और हम जेएलपी को ट्रीट कर रहे हैं सरेंडर वैल्यू। अगर सरेंडर वैल्यू पे क्रिएट कर रहे हैं, अब तो हम लोग क्या बनाएंगे? जेएलपी अकाउंट। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बनाना क्या है हर मेथड में। अब जीएलपी अकाउंट में क्या होगा? पहले साल हमने प्रीमियम पे किया ईयर 1 में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? JLP2 बैंक, हमने पेमेंट कितनी कर दी? 5,000। पर पहले साल एसेट की वैल्यू कितनी है? 0। तो P&L में एक्सपेंस कितना चला जाएगा? 5,000। ईयर 2 में ब्रॉड डाउन, मेरे पास ऑलरेडी कितना एसेट पड़ा है? 0। मैंने फिर से कुछ अमाउंट पे कर दी, हमने बैंक से पे कर दिया 5,000। वो कहते हैं ईयर 2 में एसेट की वैल्यू कितनी है? 800। तो फिर पीएनएल में एक्सपेंस कितना चला जाएगा? 4,200। ईयर 3 में ब्रॉड डाउन था मेरे पास 800, बैंक से मैंने फिर से पे कर दिया। जहां जहां पर आपने पीएनएल लिखा ना, वो बैलेंसिंग फिगर लिख लेना, नहीं तो रिविजन करते हुए पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने कैसे लिखा, कहाँ से आया ये। ईयर 3 में सरेंडर वैल्यू कितनी थी? 2,500। तो पीएनएल में एक्सपेंस कितना चला गया? 3,300। अब ईयर 4 में मेरे पास ब्रॉड डाउन है 2,500 का। ईयर 4 में पर्सन की डेथ हो गई। जब पर्सन की डेथ हो गई तो मुझे बैंक में मिले कितने पैसे? बैंक टू JLP1। अब मेरे पास एसेट पड़ा था 2,500 का, पर मुझे मिल कितने गए? 1 लाख। तो जो मुझे प्रॉफिट हो गया वो किसको ट्रांसफर कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। कितना प्रॉफिट हो गया हमें? 97,500। ठीक है। इसको भी ईयर 2 से कंपेयर करते हैं, क्या दोनों केसेस में सेम चीज हो रही है? देखो, फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस किया पीएनएल में 5,000, कैलकुलेटर पे लिखो। सेकेंड ईयर में एक्सपेंस किया 4,200। थर्ड ईयर में एक्सपेंस गया 3,300। पहले 3 साल तो एक्सपेंस जा रहा था, उसके बाद प्रॉफिट हो गया, तो माइनस कर दो 97,500। तो नेट आपको प्रॉफिट कितना आ गया? ठीक है। अब देखते हैं मेथड 2 में क्या हो रहा था। केस 2 में पहले अमाउंट कितना गया था? 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000, 3 बार 5,000 पे किया, 15,000। और बाद में प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। तो फिर भी नेट प्रॉफिट कितना था? 85,000। ठीक है। अगर इसके बिना भी हमसे पूछते, हमने 3 साल में पैसे दिए कितने थे? 15,000, पर मुझे कंपनी से मिल कितने गए? 1 लाख। तो नेट मुझे प्रॉफिट तो 85 ही आना, जैसे मर्जी उसे रिकॉर्ड करवा लो। क्लियर? पक्का समझ आया अच्छे से? केस 5। अगर पर्सन रिटायरमेंट लेता ईयर 4 में और हम मेंटेन कर रहे हैं मेच्योरिटी वैल्यू, हमने कहा नहीं हम तो एसेट को मेच्योरिटी वैल्यू पे मेंटेन करें। इस
केस में हमें बनाना पड़ेगा, जब भी एसेट को मेंटेन किया जा रहा है तो एसेट का अकाउंट तो बनेगा ही, पर कॉन्जर्वेटिज्म का प्रिंसिपल मुझे कहेगा इस केस में मुझे और क्या बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले साल मैंने बैंक से पे कितना किया, 5,000। पर मैं ईयर एंड में एसेट की वैल्यू कितनी दिखाना चाहती हूँ, हमने पे तो किया है 5,000 पर हम एसेट की वैल्यू दिखाना चाहते हैं 1 लाख। तो हमें प्रोविजन बनानी पड़ी। प्रोविजन कितनी बनानी पड़ी, 95,000। एंड प्रोविजन अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो प्रोविजन बनाने के लिए फंड्स कहाँ से लेंगे, नहीं ये हमारा हो जाएगा कैरी डाउन, ये ना कोई रोल ही नहीं इसमें। 95,000 की प्रोविजन कैरी डाउन, उतनी हमारी प्रोविजन बन गई ना। देखो पहले साल हमने पे किया 5,000, हमने डिसाइड किया कि हम वैल्यू दिखाना चाहते हैं 1 लाख। तो डिफरेंस कितना है मेरे पास, कितने कम अमाउंट है जो मैं एसेट ओवर इन स्टेट कितना कर रही हूँ, एसेट में 95,000 का ज्यादा दिखा रहे हैं, उतनी अमाउंट की मैंने क्या बना दी, प्रोविजन। राइट। अब नेक्स्ट ईयर एसेट कितने का है, 1 लाख, प्रोविजन कितने की है, नहीं ये गलत है, इसे अभी रुक जाओ, इसके साथ एक और टॉपिक लिंक्ड है, ये बाद में कराते हैं। पहले दो मेथड अच्छे से समझ आ गए हैं, ये कल वाली क्लास में करा, सिर्फ चलो इसके साथ एक और लेजर भी बनेगा। होमवर्क करके आओ, 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं।